भारतीय विजन क्लासेस पर सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। साथियों, एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आ गया हूँ। थोड़ा लेट हो गया क्योंकि इस बार थोड़ा हम व्यस्त चल रहे थे, जिसके कारण वीडियो लेकर नहीं आ पा रहे थे। परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज है। आज हम गोदान उपन्यास को देखेंगे और संपूर्ण गोदान उपन्यास यानी इसके सभी पात्र को देखेंगे। पात्रों के अलावे 1 से लेकर 36 तक जितने भी 36 अंक है, अंक बाय अंक जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य है सभी को देखेंगे। यानी पूरा वीडियो देखने के बाद पूरा गोदान उपन्यास आपके दिमाग में आ जाएगा। यह क्लास JSSC यानी झारखंड PGT हिंदी, UGC नेट, TGT, PGT, MP टेट, UPSC, JPSC हर परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदी की हर सिलेबस में उपन्यास हो और गोदान उपन्यास अगर ना लगा रहे ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद का यह उपन्यास गोदान, जो एक प्रकार से ग्रामीण जीवन से जुड़ा हुआ उपन्यास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम इस क्लास में संपूर्ण गोदान को देखेंगे। पहले लेखक परिचय देखेंगे, उसके बाद पात्र परिचय भी देखेंगे, उसके बाद कथा को देखेंगे अंक 1 से लेकर अंक 36 तक। तो सबसे पहले हम चलते हैं। ऐसी लेखक परिचय बताने से वीडियो लंबी हो जाती। हमारे प्ले लिस्ट में मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय से एक महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड है, उसे आप देख लेंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ गोदान उपन्यास को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम उपन्यास के पात्र देख लेते हैं। तो गोदान उपन्यास में जो पात्र योजना है, इसमें 2 वर्गों में बटे हुए हैं, ग्रामीण पात्र और शहरी पात्र। यानी गोदान उपन्यास जो है इसमें 2 पात्र हैं, यानी शहरी पात्र भी हैं और ग्रामीण पात्र भी हैं। यहाँ प्रश्न बन सकता है कि गोदान उपन्यास में पात्र जो है वो कितने वर्गों में बटा हुआ है, तो 2 वर्गों में। कौन कौन? तो ग्रामीण पात्र भी हैं और शहरी पात्र में भी है। इससे पता चलता है कि गोदान उपन्यास में एक साथ 2 कथाएं चलती है, शहरी जीवन की भी कथा चलती है और ग्रामीण जीवन की भी कथा चलती है। तो सबसे पहले ग्रामीण पात्र में जो कह सकते हैं कि इस गोदान उपन्यास के नायक होरी के विषय में जान लेते हैं। तो होरी गोदान उपन्यास का क्या है? नायक है। होरी भारतीय किसान का प्रतिनिधि पात्र है। होरी जो है वो पूरे भारतीय किसान का क्या है? प्रतिनिधि पात्र है। जो साथी गोदान उपन्यास को नहीं पढ़े होंगे वे गोदान उपन्यास को पढ़ लेंगे। इसके अलावा इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा मालूम हो जाएगा कि गोदान उपन्यास में क्या क्या हुआ है। उसके बाद अगर आप गोदान उपन्यास को पढ़ने के लिए बैठिएगा तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, अगला महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? तो होरी जो है वो बेलारी गांव का एक गरीब किसान है। यानी होरी का गांव क्या है? तो बेलारी है। कौन सा गांव है? बेलारी गांव का एक गरीब किसान है। उसके बाद देखिए, होरी के पास गांव में कितना ज़मीन है? तो 5 बीघा ज़मीन, एक जोड़ी बेल, कुछ बांस की काठियाँ और एक कच्चा घर है। तो देखिए, गोदान उपन्यास के जो नायक होरी हैं, इनके पास इनका जो संपत्ति क्या है तो देख लीजिए। 5 बीघा क्या है? तो ज़मीन है। कितना है? 5 बीघा ज़मीन है। एक जोड़ी बेल है, यहाँ जोड़ी पढ़िएगा, एक जोड़ी बेल है, क्योंकि जो बेल अगर एक जोड़ी ना हो तो फिर हल कैसे चलेगा। उसके बाद ये कुछ बांस की कोठियाँ हैं और एक क्या है? कच्चा घर है। ये क्या है? तो होरी का संपत्ति है। आगे देखिए, होरी जाति का महत्व है, यानी जिसे हम कुर्मी कहते हैं, तो होरी जाति का क्या है? महत्व है। होरी की जो पत्नी है धनिया। धनिया कौन है? होरी की पत्नी है, जिसकी उम्र कितना है? तो 40 वर्ष है, 36 वर्ष है। तो होरी की पत्नी धनिया है, जिसकी उम्र कितनी बताई गई है उपन्यास में? 36 वर्ष। आगे देखिए, सभी महत्वपूर्ण है। होरी के संतान। तो होरी के 6 संतान में मात्र 3 संतान जिंदा हैं। होरी के 6 संतान हुए थे, जिसमें से 3 संतान अभी जिंदा हैं। धनिया को कैसे कभी कभी लगता है, पूरा अगर उपन्यास को देखिएगा, धनिया को लगता है कि आज अगर उसके पास पैसे होते, अगर अपने जो उसके पुत्र, जो उसके संतान मर गए थे, उसे लगता है धनिया को, अगर उसकी हम अच्छी से अगर इलाज कराते तो वो भी आज ज़िंदा होते। तो कह सकते गरीबी ऐसी जाल है, जंजाल है, जिसमें आदमी जब पड़ता है तो उसे बहुत ही क्या होता है? कष्ट झेलना पड़ता है। तो होरी के 6 संतान थे। 6 संतान में कितने संतान जिंदा हैं? 3। कौन कौन? गोबर, सोना, रूपा। कौन कौन है? गोबर, सोना, रूपा। गोबर क्या है? तो होरी का पुत्र है, जिसका उम्र
उपन्यास के प्रारंभ में ही अंक 1 में ही बताया गया है, अध्याय 1 में ही 16 वर्ष। उसके बाद उनकी 2 बेटियां हैं, सोना और रूपा। होरी की पुत्री दोनों है, और दोनों का उम्र कितना बताया गया है? सोना का उम्र 12 वर्ष और रूपा का उम्र 8 वर्ष है। यानी गोबर कह सकते हैं होरी के 3 संतान जो हैं, 3 संतानों में से गोबर जो है 16 वर्ष का है। कह सकते हैं कि यह अपने किशोरावस्था में पूर्ण रूप से प्रवेश कर चुका है। इसके बाद सोना जिसकी उम्र 12 वर्ष है, रूपा जिसकी उम्र 8 वर्ष। अब आगे देखिए, होरी के भाई भी हैं। कौन कौन भाई हैं? तो हीरा और शोभा क्या हैं? होरी के भाई। क्या हैं? होरी के भाई हैं। साथियों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो क्लास से बने रहिएगा। और भारतीय विजन क्लासेस का पेड टेलीग्राम ग्रुप भी चलता है, जहां प्रतिदिन सुबह और शाम टेस्ट होती है 50 प्रश्नों की, यानी सुबह भी 50 प्रश्नों की और रात्रि को भी 50 प्रश्नों की, संपूर्ण हिंदी साहित्य सिलेबस से। इसके अलावा जो सुबह टेस्ट होती है उसका रीटेस्ट सुबह भी दे सकते हैं, और सुबह का रीटेस्ट शाम को दे सकते हैं, और शाम वाला जो टेस्ट होता है उसका रीटेस्ट सुबह भी दे सकते हैं। यानी एक दिन में 4 बार आप टेस्ट दे सकते हैं, और उसका चार्ज मात्र है 200 रुपया प्रति महीना। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है जो आपको फ्री, जो ग्रुप है, ग्रुप बिल्कुल फ्री है, भारतीय विजन क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ जुड़िएगा। वहाँ जुड़ने के बाद आपको मालूम चलेगा आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में कैसे जुड़नी है। बहुत ही बेहतर है, आपकी तैयारी का वहाँ पता चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो होरी के 2 भाई हैं, कौन कौन है? हीरा और शोभा, ये दोनों क्या हैं? होरी के भाई हैं। आगे बढ़ते हैं। होरी को गाय पालने की महत्वाकांक्षा होती है, परंतु उसके जीवन में पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए कह सकते हैं ये जो गोदान उपन्यास है गाय से ही जुड़ा हुआ है। तो होरी जो है, होरी को गाय पालने की एक प्रकार का मन में इच्छा होती, घर में एक गाय लाएगा, पछाई गाय लाएगा, परंतु उसकी इच्छा धरी की धरी रह जाती है। एक बार गाय लाता भी है, परंतु उसका भाई हीरा जो है उसे क्या करता है? जहर देकर मार डालता है। तो इसमें होरी को गाय पालने की महत्वाकांक्षा होती है, परंतु क्या होती है? जीवन में कभी पूरा नहीं हो पाता। आगे देखिए, होरी की विचारधारा कर्म फलवाद और जन्मांतरवाद से जुड़ी हुई है। यानी होरी का जो विचारधारा है, यानी क्योंकि उसका जब पुत्र विरोध करता था कि तुम बार बार क्यों महाजनों के पास जाते हो, महाजनों की इतनी ज़्यादा सम्मान क्यों देते हो, राय साहब के यहाँ बार बार क्यों जाते हो, तो होरी का यह विचार था कि कर्म फलवाद और जन्मांतरवाद, यानी उसको लगता था कि पूर्व जन्म में जिस प्रकार हम कर्म किए हैं उसी के आधार पर आज हमें फल मिल रहा है। आगे देखिए, होरी एक प्रकार से भारतीय किसान का प्रतिनिधि पात्र है, क्योंकि पहले के ज़माने में भारतीय किसान इसी तरह समझते थे। बहुत ही बढ़िया उपन्यास है। इसको पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा मानो सब कुछ सामने हम देख रहे हैं, सभी पात्रों को देख रहे हैं, इतना अच्छा उपन्यास है। आगे देखिए, आगे है बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। होरी राय साहब जो जमींदार साहब हैं, कह सकते हैं कि गोदान उपन्यास में जो जमींदार हैं, जो कह सकते हैं उस एरिया के, उस क्षेत्र के जमींदार हैं, राय साहब हैं। कौन है? राय साहब हैं। उनके प्रति होरी का क्या हमेशा श्रद्धा भाव रहता है। होरी बार बार उनसे मिलने के लिए जाता है, तो इसका विरोध उसका पुत्र गोबर हमेशा करता रहता है। होरी राय साहब के धनुष यज्ञ में क्या बनता है? तो राजा जनक का माली बनता है। क्या बनता है? होरी राय साहब हमेशा धनुष यज्ञ करते थे, तो धनुष यज्ञ में वो राजा जनक का माली बनता है। देखिए, जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं होरी से जुड़े हुए, वो सभी तथ्यों को लेकर आ गए हैं। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको कहीं कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। समझ लीजिए कि सारे प्रश्न ही आएंगे, क्योंकि एक एक महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण तथ्य को लेकर आए जहाँ से प्रश्न पूछते हैं। आगे देखिए, अगला महत्वपूर्ण तथ्य है, देखिए, होरी के मृत्यु होने पर धनिया के पास गोदान कराने के लिए गाय नहीं होता है। वह मात्र 20 आने पैसे से होरी का गोदान कराती है। देखिए, अंत में जब होरी का मृत्यु होता है तो धनिया को गोदान कराने के लिए कहा जाता है, तो घर में तो गाय नहीं होता है, तो मात्र वो 20 आने पैसे से क्या करती है? होरी का गोदान कराती है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, 20 आने पैसे। हो सकता है कि आ जाएगा कि धनिया होरी का गोदान कितने पैसे में कराती है, तो 20 आने पैसे, 20 आने याद रखना, 20 आने
पैसे। तो ये होरी से महत्वपूर्ण तथ्य जो होरी से जुड़े हुए थे सभी को लेकर आए। अब अगला जो महत्वपूर्ण पात्र है धनिया को देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ये लग गया, ये नहीं होगा, धनिया होगा। यहाँ पर जो चंद्र बिंदु लगा वो उसको नहीं पढ़ेंगे, वो गलती से हो गया है। तो धनिया, तो देखिए होरी की पत्नी है गोबर, रूपा सोना की माता है, ये तो सबको जानता है। होरी की पत्नी है और गोबर, रूपा, सोना की माता है। होरी के प्रति समर्पित पत्नी, और ये वह पत्नी है जो होरी के प्रति हमेशा समर्पित है, यानी होरी जिस परिस्थिति में रहे उस परिस्थिति में वो भी ढल जाती है। आगे अन्याय शोषण के प्रति विद्रोह भाव रखने वाली स्त्री। तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य है धनिया के विषय में, अन्याय हो रहा है या शोषण हो रहा है उसके प्रति विद्रोह भाव रखने वाली स्त्री है। अगला पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण, वात्सल्य रस से युक्त है, यानी वात्सल्य से युक्त मातृत्व का भाव है, यानी इसके अंदर वात्सल्य का भी भाव है जिससे युक्त मातृत्व का भी भाव है, एक अच्छी माता भी है। धनिया में क्रोध की भाव प्रचुर है, ये उसका कसिद नकारात्मक तथ्य है धनिया के विषय में। धनिया में क्रोध की भाव प्रचुर रूप से थी। क्रोध में वह गालियों की भरपूर वर्षा भी करते थे। गाली का वर्षा तो सुने ही होंगे कैसा रहता है, एक से बढ़कर एक गाली दिए जाते हैं, तो गालियों की भी भरपूर वर्षा करते थे। जब धनिया, यहाँ पर इसको यहाँ पढ़िएगा, थोड़ा सा यहाँ चंद्र बिंदु लग गया है, तो धनिया जब क्रोध में होती थी तो उस समय गालियों की क्या करती थी, भरपूर वर्षा करती थी, यानी सुनने वाले क्या करे, सुनने वाले सुनते ही रह जाते थे, आगे उनका फिर मुंह नहीं खुलता था कि इसके सामने और क्या बोले। तो कह सकते हैं कि धनिया का जो चरित्र यहाँ एक अच्छी माता के रूप में भी है और एक अच्छी पत्नी के रूप में है और एक क्रोधशील नारी के रूप में भी चित्रित हुआ है। साथ ही साथ अन्याय और शोषण के विरोध भी वो करने वाली स्त्री है। आगे देखिए गोबर। गोबर कौन है, तो गोबर जो है होरी धनिया का पुत्र है जिसका उम्र कितना है, 16 वर्ष है। खेतों में कामों में बिल्कुल रुचि नहीं रखता है। गोबर जो है वो खेत के कामों में बिल्कुल रुचि नहीं रखता है, उसे अच्छा नहीं लगता है। और देखिए राय साहब के प्रति उसका कैसा भाव है, विद्रोह का भाव है, यानी जब होरी मिलने जाते थे राय साहब से तो ये गोबर को अच्छा नहीं लगता था। आगे हिंदू विश्वासों और मान्यताओं का भी विरोधी है। देखिए जितने महत्वपूर्ण तथ्य बने गोबर के विषय में सभी को लेकर हम आए हैं। हिंदू विश्वासों और मान्यताओं के विरोधी था वो गोबर। इसके अलावा अगला तथ्य है शहर जाकर खन्ना के चीनी मिल में काम करता है। शहर जब जाता हो तो कहाँ काम करता है, तो खन्ना के चीनी मिल में काम करता है। आगे मालती के यहाँ 15 रुपये पर माली का भी नौकरी करता है। उसके बाद आगे वो उपन्यास में आगे मालती के यहाँ 15 रुपये में माली की भी नौकरी करता है। आगे विधवा झुनिया का पति था, अर्थात जो गोबर था वो विधवा जो झुनिया थी, जो भोला की पुत्री थी, उसका ये क्या है, तो पति था। आगे आधुनिक पीढ़ी का प्रतिनिधि पात्र, और ये सबसे महत्वपूर्ण है, याद रखिए यहाँ से प्रश्न बनते हैं। गोदान उपन्यास में वह कौन सा पात्र है जो आधुनिक पीढ़ी का प्रतिनिधि पात्र है, तो वो कौन सा पात्र है, तो गोबर है। कौन है, गोबर। तो गोबर के विषय में क्या क्या जानना है, तो आधुनिक पीढ़ी का प्रतिनिधि पात्र है और उसका विवाह किससे हुआ था, तो विधवा झुनिया से हुआ था। नहीं, झुनिया का क्या है, झुनिया का पति है। और मालती यहाँ 15 रुपये में नौकरी करता है और खन्ना का चीनी मिल में भी काम करता है। और राय साहब के प्रति उसका क्या है, विद्रोह का भाव। इसका उम्र कितना है, तो 16 वर्ष। आगे देखते हैं अगला पात्र है पंडित दाता दीन। माता दीन के पिताजी हैं और सेमरी, रुक जाइए इसको बेलारी पढ़िएगा क्योंकि बेलारी गांव के रहने वाले थे ना, बेलारी। तो माता दीन के पिताजी हैं और बेलारी गांव में पशु चिकित्सा करते हैं, यानी पशु के क्या है, पशु के डॉक्टर हैं। पशुओं के डॉक्टर है कौन, दाता दीन, पंडित दाता दीन। और किनके पिताजी हैं, तो माता दीन के पिताजी हैं। पंडित दाता दीन गांव के नारद थे, यानी उपन्यासकार प्रेमचंद अपने कथन में कहे हैं वे क्या थे, तो गांव के नारद थे। आगे देखिए इसके विषय में, इनके विषय में जो भी महत्वपूर्ण है, शादी ब्याह तय करने में उन्हें बड़ा आनंद मिलता था। किनको, पंडित दाता दीन को शादी ब्याह करने में बड़ा आनंद मिलता था। महाजन का भी काम किया करते थे। क्या चीज़ किया करते, महाजन का भी काम किया करते थे, सूद पर भी पैसे दिया करते थे। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य थे पंडित दाता दीन के बारे में। क्या क्या, तो वे गांव के नारद थे
बेलारी गांव में वो क्या करते थे, यहाँ बेलारी पड़ेगा सिमरी, बेलारी गांव में पशु के डॉक्टर थे। और किसके पिताजी थे, माता दीन के पिताजी थे, माता दीन यानी मतई के पिताजी थे। और गांव के नारद थे और शादी ब्याह तय करने में बड़ा आनंद मिलता था और महाजन का भी काम किया करते थे। अगला देखिए पंडित माता दीन। पंडित माता दीन, अभी हम क्या ग्रामीण पात्रों को देख रहे हैं, किनको देख रहे हैं, गोदान उपन्यास के ग्रामीण पात्रों को देख रहे हैं। पंडित माता दीन दाता दीन का पुत्र और चमारिन सिलिया को अपने घर में रखा हुआ था। अंत में चमारिन सिलिया को अपना भी लेता है, यानी उपन्यास के अंत में वो चमारिन सिलिया को क्या करता है, अपना भी लेता है। अगला पात्र है लाला पटेश्वरी, पटवारी भी कहा गया है, गांव में महाजनी का काम करते हैं। साथ ही साथ ये क्या है, ये सरकारी आदमी भी हैं। झिंगुर सिंह गांव के सबसे बड़ा महाजन और इनकी 2 पत्नियां, यानी झिंगुर सिंह की 2 पत्नियां थी और ये गांव के सबसे बड़े महाजन थे। गंडा सिंह गांव का थानेदार, यह होरी के घर गाय की हत्या का तहकीकात करने आता है। यह धनिया को क्या कहता है, दिलेर औरत कहता है। गंडा सिंह जो है वो धनिया को क्या कहता है, दिलेर औरत कहता है। अगला पात्र है मंगरू शाह, गांव का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति था। मंगरू शाह जो था वो गांव का सबसे धनी व्यक्ति था। यह होरी के ऊख की फसल को 150 रुपये में नीलाम करके अपने नाम करा लेता है। देखिए मंगरू शाह, ये जितने भी ये सभी एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये सभी जो हैं वो होरी के गांव के क्या हैं, महाजन लोग हैं। आगे है भोला, ये भी कह सकते हैं कि होरी के गांव का तो नहीं है, फिर भी ये ग्रामीण पात्र में ही आता है। सेमरी से मिला पूर्वे गांव का ग्वाला है। इसका काम क्या है, तो दूध मक्खन का व्यापार करता है और अच्छे दाम मिलने पर गायों को क्या करता है, बेच भी देता है। यह होरी को 80 रुपये में क्या था, गाय उधार देता है। और झुनिया का पिता है, जेठा कामता जंगी इसके क्या हैं, पुत्र हैं। तो जितने महत्वपूर्ण तथ्य हैं, भोला जो है क्या है, पूर्वे गांव का ग्वाला है और कह सकते हैं पूर्वे गांव का क्या मुखिया ही है। इसका व्यापार क्या है, तो दूध मक्खन का व्यापार है और अच्छे दाम मिलने पर गायों को भी क्या करता है, बेच देता है। यह होरी को 80 रुपये में गाय दिया था, वो भी उधार दिया था, है ना, सबको पता है। और झुनिया का जो विधवा झुनिया जो गोबर की पत्नी बनती है, तो झुनिया का पिताजी है विधवा झुनिया का, और इसके 3 पुत्र हैं, कौन कौन, जेठा कामता और जंगी। अब चलते हैं और भी पात्र हैं। रामसेवक महतो कौन है, तो रूपा का पति है, होरी का जो दामाद बनता है। रामसेवक महतो होरी का जो छोटा दामाद बनता है, रामसेवक महतो रूपा का पति बनता है। कह सकते हैं रूपा से इसका उम्र दुगना है, यानी होरी से मात्र 5 वर्ष ये क्या है, छोटा है रामसेवक महतो। झुनिया एक विधवा है, भोला की पुत्री है और गोबर की पत्नी है। नोखेराम कौन है, राय साहब का कारकुन है, कौन है, राय साहब का कारकुन है। आगे देखिए दुलारी सवैन विधवा स्त्री है, गांव में नोन तेल का तंबाकू का दुकान है और साथ ही साथ ये भी क्या करती है, ये भी महाजन का काम करती है, सूद पर ये भी पैसे देती है, थोड़ा सूद ज़्यादा लेती है। आगे नोहरी कौन है, तो भोला की दूसरी पत्नी। भोला की जो पहली पत्नी जब मर जाती है तो दूसरी शादी भोला किससे करता है, तो नोहरी से। तो नोहरी जो है वो कौन है, नोहरी भोला की दूसरी पत्नी है। हरखू सिलिया का पिता है, जाति का क्या है, चमार है। आगे सिलिया कौन है, तो हरखू की बेटी है और माता दीन की रखेल है। और उपन्यास के अंत में सिलिया क्या करती है, माता दीन क्या करता है, सिलिया को अपना लेता है। मथुरा कौन है, सोना का पति। सोना का पति कौन है, मथुरा। कह सकते हैं कि होरी का जो बड़ा दामाद वो मथुरा है और छोटा दामाद रामसेवक महतो। रूपा कौन है, तो होरी की 8 वर्षीय बेटी, जिसको प्रारंभ में बताया गया है, मतलब ये उपन्यास के प्रारंभ में बताया गया है। सोना होरी की 12 वर्षीय बेटी है, जो उपन्यास के प्रारंभ में बताया गया है। इसके बाद शोभा कौन है, तो होरी का क्या है, शोभा होरी का भाई है। आगे देखिए शोभा कौन है, तो हीरा का भाई है। हीरा का ही नहीं, ये हीरा और होरी दोनों का भाई है ना, शोभा हीरा और होरी दोनों का भाई है। हीरा होरी का भाई, होरी के गाय को जहर कौन देता है, तो हीरा ही देता है। तो शोभा और हीरा दोनों होरी का भाई हैं। और हीरा क्या करता है, होरी जो गाय लाता है जो 80 रुपये में भोला सुधार, उसको क्या करता है, उसको क्या करता है, तो हीरा रात को जहर दे देता है और क्या होती है, गाय मर जाती है। पुन्नी, जिसे पुनिया कहा गया है, हीरा की पत्नी है और स्वभाव से बहुत ही क्रोधी है। यानी पुन्नी जो है कह सकते हैं कि ये भी क्या है, तो कह सकते हैं ये
धनिया के बाद अगर गाली गलौज करने वाली दूसरी है। ये हमेशा क्या करती है, हमेशा झगड़ा मोल लेती रहती है। क्योंकि इसका झगड़ा किससे हुआ था, इसका झगड़ा जो है, जो दमड़ी बंसेर है जो बांस काटने के लिए आता है, उससे वो भीड़ भी जाती है, लड़ भी जाती है। ये आप पढ़ेंगे गोदान उपन्यास तो आपको पता चल जाएगा। चूहिया कौन है, तो चूहिया जो है बड़े बड़े स्तनों वाली स्त्री है, घायल गोबर की देखरेख करती है। और साथ ही साथ याद रखिएगा, गोबर की पत्नी जो है झुनिया, झुनिया का जो दूसरा पुत्र होता है, उसका भी पुत्र जो होता है उसका सहायता कौन करती है, तो ये चूहिया ही करती है। अगर चूहिया नहीं होती तो शायद झुनिया नहीं बच पाती, यानी झुनिया को पूरा मदद करती है। सुंदरिया कौन है, तो होरी की गाय का नाम था, जिसके क्या था, हीरा जो गाय को जहर दिया था उसका नाम क्या रखा गया था, सुंदरिया रखा गया था। शायद परीक्षा में प्रश्न आ जाए सुंदरिया कौन है गोदान उपन्यास में, तो सुंदरिया मतलब लड़की नहीं समझ लेना, ये क्या कोई औरत भी नहीं है, यह क्या है, सुंदरिया होरी का गाय का नाम दिया गया है। कामता और जंगी, कामता और जंगी भोला के क्या है, पुत्र हैं। मंगल कौन है, गोबर का दूसरा पुत्र है। और रामू कौन है, तो सिलिया और माता दिन का पुत्र है, जिसकी मृत्यु भी हो जाती है। यानी रामू जो है सिलिया और माता दिन से जिसका जन्म होता है, तो दोनों का पुत्र है जिसका मृत्यु भी हो जाता है। तो यहाँ जितने भी पात्र देखे सभी क्या थे, ये सभी ग्रामीण पात्र थे। ये सभी क्या थे, ग्रामीण पात्र थे, जिसमें याद रखिएगा होरी, धनिया, गोबर, इसके अलावे पंडित दाता दिन, ये सभी क्या हैं, तो ग्रामीण पात्रों में महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। अब आगे चलते हैं, अब हम आगे देखते हैं शहरी पात्रों को देखते हैं। तो शहरी पात्र में सबसे पहले चलते राय साहब, जो जमींदार साहब हैं, ये सेमरी के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, सेमरी के रहने वाले थे। राय साहब का जो नाम है, अमरपाल सिंह इनका क्या है, नाम है। राय साहब एक जमींदार हैं जो सेमरी गांव में रहते हैं। ये आसामियों को उसका एक भी लगान नहीं छोड़ते थे, यानी आसामियों पर जो भी लगान लगता था उसे ये वसूल करके ही रहते थे, उसे छोड़ते नहीं थे, उसे वसूल कर ही लेते थे, यानी एक भी लगान नहीं छोड़ते थे। ये आसामियों से प्रेम पूर्वक बातें कर उन्हें अपना भक्त बना लिए थे, परंतु अंदर से रंगे सियार थे। ये किनका कथन है, तो ये प्रेमचंद जी का कथन है। इनके विषय में प्रेमचंद क्या कहते हैं राय साहब के बारे में, कि असमियों से बड़े प्रेम पूर्वक बातें कर उन्हें अपना भक्त बना लिए थे, परंतु अंदर से क्या थे, रंगे सियार थे, यानी छोड़ते नहीं थे, यानी जब लगान होता था लगान को लेकर ही छोड़ते थे। ये होरी को अपने गांव से 500 रुपये की प्रबंध की बात करते हैं। ये कब बात होता है, जब धनुष यज्ञ की तैयारी हो रही होती है, तो उसी समय होरी उनके यहाँ मिलने के लिए जाता है। तो होरी से कहते हैं कि होरी, मुझे तुम्हारे गांव से 500 रुपये आने की आशा है। कितना, तो 500 रुपये आने की आशा है। अब यहाँ एक और प्रश्न आता है कि जो धनुष यज्ञ हो रहा था उसमें कुल कितना खर्च राय साहब होरी से बात किए थे। तो राय साहब बोले थे होरी से कि इस बार धनुष यज्ञ में कम से कम 20,000 रुपये खर्च होंगे। कितने, तो 20,000 रुपये खर्च होंगे, जिसमें से तुम्हारे गांव से, यानी कौन सा गांव, तो इनका गांव कौन सा है, तो होरी जी का जो गांव है वो बेलारी गांव है। तो होरी से कहते हैं तुम्हारे गांव से कम मुझे 500 रुपये की आशा है। तो तुम्हें ये कह देता हूँ, क्योंकि इनका जो बात करने का तरीका था होरी राय साहब का, इसलिए तो सभी आसामी इनके भक्त थे। इनको पता था कि आसामियों के बात, यानी आसामी के बाद आसामी जितना अच्छा से सुन सकता है, वह बात राय साहब से नहीं सुन सकते। इसलिए ये होरी के माध्यम से गांव में यह सूचना भेजते हैं कि 500 रुपये की प्रबंध करना है धनुष यज्ञ के लिए। आगे देखिए, होरी राय साहब का एकदम भक्त है, एकदम बिल्कुल। होरी क्या है, राय साहब का भक्त है। राय साहब जो है वो क्या है, साहित्य और संगीत के भी प्रेमी हैं। यानी राय साहब जो थे वो साहित्य और संगीत के भी प्रेमी थे। ड्रामा के शौकीन, अच्छे वक्ता और एक अच्छे निशानेबाज भी थे। कौन, तो होरी साहब, यानी जो गांव के ज़मींदार थे, कह सकते पूरे गोदान उपन्यास में जो ज़मींदार के रूप में वो कौन है, तो राय साहब हैं। ये हर वर्ष अपने यहाँ क्या करते थे, धनुष यज्ञ करते थे। हर वर्ष क्या करते थे, धनुष यज्ञ करते थे। और वही धनुष यज्ञ में होरी क्या बना था, राजा जनक का माली बना था। सवाल यहाँ ये भी आता है कि होरी धनुष यज्ञ में कितना रुपया दिया था। तो होरी धनुष यज्ञ में
5 रुपया दिया था, याद रखिएगा, शगुन के रूप में होरी ने धनुष यज्ञ में 5 रुपया दिया था। अगला पात्र है मिस्टर मेहता जी। इनका भी एक अलग कह सकते हैं कि गोदान उपन्यास में इनका एक अलग अध्याय चलता है मालती जी के साथ। तो मिस्टर मेहता जी ये यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के अध्यापक थे। क्या थे ये? यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के अध्यापक थे। ये राय साहब के सहपाठी थे। क्या थे? राय साहब के सहपाठी थे, साथ में पढ़े थे। मालती जो है इनकी प्रेमिका है, बाद में इनकी पत्नी बनती है। तो मालती जो है मिस्टर मेहता को फिलासफर कहती है। क्या कहती है? फिलासफर कहती है। सभी को याद रखिए, सभी महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आगे देखिए, मिस्टर मेहता विवाह को सामाजिक समझौता मानते हैं। क्या मानते हैं? मिस्टर मेहता विवाह को सामाजिक समझौता मानते हैं। मिसेज मालती इन्हें अपने साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने को कहती है। जब ये पति पत्नी के रूप में जब बनना चाहते हैं तो मिसेज मालती क्या कहती है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना सबसे अच्छा है। अगला पात्र मालती। तो मालती और मेहता लगभग कुछ ऐसे भी तथ्य होंगे जो दोनों में मिलेंगे। तो मिस मालती नवयुग की साक्षात प्रतिमा थी, बहुत ही सुंदर थी। इनकी सुंदरता के आगे मिस्टर खन्ना फिदा थे, क्योंकि पूरा उपन्यास को देखिएगा तो मिस्टर खन्ना इनके पीछे पड़े रहते थे। कह सकते हैं कि इनके उपासक थे। ये बाहर से तितली थी परंतु अंदर से मधुमक्खी थी। ये कह सकते हैं उपन्यासकार प्रेमचंद जी का कथन है कि बाहर से तितली है परंतु अंदर से बिल्कुल क्या है? मधुमक्खी है। ये मिस्टर मेहता के विचारों से प्रभावित थी, यानी मालती जो थी मिस्टर मेहता के विचारों से प्रभावित थी। और अंत में उससे क्या होता है? मिस्टर मेहता और मालती एक दूसरे को पति पत्नी भी स्वीकार कर लेते हैं। मालती लिव इन रिलेशनशिप पर विश्वास रखती है। अब यहाँ मालती की 2 बहनों की भी चर्चा, सरोज और वर्धा। सरोज और वर्धा क्या है? तो मालती की बहनें हैं। ये मिस्टर मेहता पर फिदा थी। तो मिस्टर मेहता पर फिदा मालती थी, और मालती पर फिदा कौन थे? तो मालती पर फिदा मिस्टर खन्ना थे। यानी खन्ना मालती पर फिदा थे, और मालती किस पर? तो मालती मेहता पर। अगला पात्र है मिर्ज़ा खुर्शीद। ये काउंसिल के मेंबर थे। ये शराब पीने के आदी थे। गोबर मिर्ज़ा खुर्शीद के यहाँ नौकर था। याद रखिएगा, गोबर मिर्ज़ा खुर्शीद के यहाँ नौकर था, और शराब पीने का इन्हें बहुत ही क्या था? लत लग गया था, और ये काउंसिल के मेंबर थे। मिस्टर खन्ना बैंक मैनेजर, शक्कर मिल के डायरेक्टर यानी चीनी मिल के डायरेक्टर थे और बैंक मैनेजर थे। मिस मालती के उपासक थे। गोविंदी जो इनकी पत्नी है, याद देखिए गोविंदी जो है वो मिस्टर खन्ना की पत्नी है। पंडित ओमकार नाथ बिजली के यशस्वी संपादक। मिसेस खन्ना कौन है? तो मिस्टर खन्ना की पत्नी। मिस्टर कोल कौन है? तो मालती के पिता। इस पेन को फिर देखिए, मिसेस खन्ना कौन है? मिस्टर खन्ना की पत्नी, यानी गोविंदी। गोविंदी को ही गोदान उपन्यास में मिसेज खन्ना कहा गया। याद रखिएगा, कहीं कहीं मिसेज खन्ना भी आता है और कहीं कहीं गोविंदी भी लिखा होता है। तो गोविंदी ही मिसेज खन्ना है और मिस्टर खन्ना की पत्नी है। सरोज कौन है? तो मालती की बहन है। कुंवर साहब कौन है? तो कुंवर साहब राज साहब के 18 वर्षीय पुत्री मीनाक्षी का पति हैं कुंवर साहब जी। लाल बिहारी तनखा कौन है? तो वकालत का काम करते हैं, और कह सकते हैं कि एक प्रकार से अभी के ज़माने में लोग कहते हैं झोल झाल करना। तो ये झोल झाल करके क्या करते थे? इधर उधर करके पैसे कमा लेते थे। गोमती कौन है? तो ओमकार नाथ की पत्नी है। और रुद्रपाल कौन है? तो राय साहब अमरपाल का पुत्र है, और ये क्या करता है? सरोज को लेकर इंग्लैंड चला जाता है, यानी सरोज से विवाह करता है, जबकि इनके पिता नहीं चाहते हैं। अब चलते हैं गोदान उपन्यास। रचना काल कितना है? तो 10 जून 1936। विधा क्या है? सबको जान रहे। उपन्यास कुल अंक कितने हैं? 36। और नायक इसका कौन है? तो होरी है। पात्र योजना तो आपको बता ही दिए हैं। पात्र योजना 2 प्रकार के हैं, ग्रामीण पात्र और शहरी पात्र। अब चलते हैं अंक बाय अंक, महत्वपूर्ण तथ्यों को, किसमें क्या क्या हुआ है सभी अंकों को देखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, परंतु ये सब वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा जिसमें पात्र परिचय के साथ साथ पूरा जितना पूरा उसका कथा वस्तु है वो संक्षेप में बता दी गई हो, जिससे परीक्षा में प्रश्न आते हैं। तो यहाँ देखिए प्रमुख तथ्य अंक 1 में क्या है? होरी धनिया का परिचय होता है। अरे उपन्यासकार होरी और धनिया का परिचय बतलाते हैं। धनिया को उम्र 36 साल, और होरी का नहीं बताया, होरी का 40 साल बताया गया है। होरी के संतानों का भी परिचय प्रथम अंक में दिया जाता है। गोबर को उम्र 16 साल बताया जाता है, सोना को उम्र 12 साल और रूपा को उम्र 8 साल। होरी का भोला से मिलना, यानी प्रथम अंक में होरी भोला से मिलता है, और भोला के गाय को देखकर होरी का जी ललचना,
और गाय कितनी की है, तो 80 रुपये की चर्चा होती है प्रथम अंक में। यानी होरी भोला से मिलता है और भोला को गाय को देखकर होरी का जी ललच जाता है और गाय की चर्चा हुए गाय कितने की है, तो 80 रुपये की है। होरी द्वारा भोला को भूसे देने का वादा करना, ये सभी प्रथम अंक में महत्वपूर्ण तथ्य आए। क्या क्या, तो होरी धनिया का परिचय, फिर होरी के संतानों का परिचय हुआ है। उसके बाद होरी का भोला से मिलना और भोला को गाय को देखकर होरी का जी ललचना और होरी द्वारा भोला को भूसे देने का वादा करना। अंक 2 में क्या क्या हुआ उसको देख लेते हैं। तो होरी का राय साहब से मिलना, दूसरा होरी के गांव से राय साहब का धनुष यज्ञ के लिए 500 रुपये की आशा रखना। राय साहब द्वारा धनुष यज्ञ में कुल खर्च कितना बताया गया है, तो 20,000 रुपये बताया गया है। कितना, 20,000 बताया गया है, जिसमें धनुष यज्ञ के लिए होरी के गांव से कम 500 रुपये की आशा रखना। धनुष यज्ञ में होरी का राजा जनक का माली का रोल मिलना, ये सभी चर्चा अंक 2 में हुए हैं। अंक 3 में क्या क्या हुए हैं महत्वपूर्ण तथ्य, क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य को ही देखें क्योंकि परीक्षा में प्रश्न यहीं से बनते हैं। तो होरी का बार बार मालिकों की खुशामद गोबर को अच्छा नहीं लगना, यानी होरी बार बार जो मालिकों की खुशामद करता है वो गोबर को अच्छा नहीं लगता है। नई पीढ़ी का प्रतीक चरित्र है, जो गोबर है वो नई पीढ़ी का क्या है, प्रतीक चरित्र है। होरी द्वारा भोला के 3 खांचे भूसे देना, ये अंक 3 में आया है। और भोला पूर्वे गांव का मुखिया है, ये 3 महत्वपूर्ण तथ्यों को याद रखिएगा अंक 3 में। तो होरी जो बार बार मालिकों को खुशामद करता है, गोबर को अच्छा नहीं लगता है। होरी भोला को जो वादा करता है भूसे देने का, वो भूसे को देता है, इसका भी उसी में अंक 3 में हुआ है। और भोला कहाँ का रहने वाला है, तो पूर्वे गांव का रहने वाला है, वहाँ का मुखिया है। अंक 4 में क्या क्या हुआ है, तो अंक 4 में दमड़ी बंसोर 15 रुपये सैकड़ा में होरी से बाँस, देखिए दमड़ी बंसोर का 15 रुपये सैकड़ा में होरी से बाँस लेना। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है होरी के घर गाय का आना, जो गाय भोला देता है 80 रुपये में उधार, तो होरी के घर में गाय का आना। अब पूरा गांव देखने के लिए जमा होना। इसके अलावा गाय आने पर हीरा का ईर्ष्या भाव जगना और धनिया और हीरा में लड़ाई होना, ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो अंक 4 में आए अध्याय 4 में। कि दमड़ी बंसर जो बाँसों को लेने आता है वो अंक 4 में ही होता है, जिसमें पुनिया से झगड़ा भी होता है। होरी का घर में गाय भी आ जाती है और पूरा गांव देखने के लिए आता है, परंतु उसके भाई लोग नहीं आते हैं। और होरी का जो भाई है हीरा, वो ईर्ष्या भाव भी रखता है और धनिया हीरा में लड़ाई भी होता है और कह सकते गालियों की एक प्रकार से रिमझिम वर्षा भी होती है। अंक 5 में क्या हुआ है, तो अंक 5 में जो है याद रखिएगा, जब गोबर जाता है गाय को लाने के लिए, तो उसी समय से गोबर और झुनिया का प्रेम भी शुरू हो जाता है। तो अंक 5 में गोबर और झुनिया का प्रेम प्रसंग की चर्चा है। अंक 6 में क्या क्या हुआ है, तो राय साहब के गांव सेमरी में धनुष यज्ञ होना, समझते जाइएगा। मेहता, मालती, खन्ना, तंखा, ओंकारनाथ इत्यादि का राय साहब का मेहमान बनकर धनुष यज्ञ देखने आना। 1,000 रुपये पर मालती द्वारा ओंकारनाथ को शराब पिलाना और मेहता साहब का अफगान बनकर सबको डराना, ये अंक 6 में सभी महत्वपूर्ण तथ्य आए हैं। अंक 7 को देखते हैं। अंक 7 में क्या क्या हुए हैं, तो मेहता साहब का प्रहसन देखकर खूब आनंद लेना, राय साहब के सभी मेहमानों का शिकार के लिए जंगल जाना, यह अंक 7 में हुआ है। और भी हुआ इसमें कि शिकार के लिए 3 टोली बनी थी। पहला टोली माली और मेहता, यहाँ थोड़ा सा याद रही माली लिखा गया है, ये मिस्टेक हो गया है। इसको क्या पढ़ना है मित्रों, इसको पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे मालती, माली गलत हो गया, इसको क्या पढ़ना है, तो मालती पढ़ना है। मालती और मेहता, क्योंकि दोनों एक दूसरे को एक प्रकार से अंत में पति पत्नी भी बन जाते हैं। खन्ना और राय साहब और मिर्ज़ा खुर्शीद और तंखा, ये क्या है, तो ये 3 टोलियाँ बनती हैं। कौन कौन, मालती मेहता की, खन्ना और राय साहब के, मिर्ज़ा खुर्शीद और तंखा की। खन्ना बेचारे सोचते कि वहाँ जाऊँगा तो मेरा टोली में कौन आएगी, मालती आएगी। बेचारा का जो मन में जो बात था मन में ही रह जाता है, उसे बहुत अफसोस होता है कि वह क्यों आया शिकार खेलने के लिए। परंतु राय साहब के साथ भी जो उनका जोड़ी बनता है वो भी उतना ख़राब नहीं होता है। तो 3 टोली याद रखिएगा। अब मालती और मेहता का जंगल में काली कलौटी जंगली युवती से जो प्रसंग हुआ, ये सभी क्या हुआ, अंक 7 में ही हुआ है। प्रश्न कभी कभी आते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए, क्या हो गया ये,
चलिए आगे देखते हैं, अंक 8 को देखते हैं। अंक 8 में क्या क्या हुआ है। तो अंक 8 में होरी की गाय का अचानक मर जाना। होरी का अपने भाई हीरा पर शक होना। यानी होरी का गाय किस अध्याय में होरी की गाय की मृत्यु होती है, तो अंक 8 में, यानी अध्याय 8 में। अध्याय 9 में क्या क्या हुआ है, तो हीरा का गांव छोड़कर भाग जाना। अब जहर देगा तो कहाँ रहेगा, डर से भाग गया, तो हीरा का गांव छोड़कर भाग जाना। हीरा को बचाने के लिए होरी गोबर के माथे पर हाथ रखकर झूठी कसम खा जाता है। यानी हीरा को बचाने के लिए क्या करता है, होरी गोबर के माथे पर रखकर झूठी कसम भी क्या करता है, खा जाता है। दरोगा द्वारा गांव के महाजनों को 5 साल जेल भिजवाने की धमकी देना। ये सभी प्रसंग किस में आए हैं, तो अंक 9 में आए हैं। आगे देखते हैं अंक 10 में क्या क्या हुआ है। तो अंक 10 में हीरा का भाग जाने पर होरी का पुनिया का रक्षक बनना। जब हीरा भाग जाता है तो पुनिया का रक्षक कौन बनता है, होरी ही बनता है। झुनिया का 5 महीने का पेट लेकर होरी के घर आना, ये अंक 10 में हुआ, याद रखिएगा। हीरा जो झुनिया जो आती है 5 महीने का पेट लेकर, वो किसके घर आती है, जब होरी के घर जाती है, ये भी प्रसंग अंक 10 में ही हुआ। और गोबर का घर छोड़कर लखनऊ भाग जाना, ये सभी प्रसंग अंक 10 यानी अध्याय 10 में हुए हैं। अब देखिए अंक 11 में क्या क्या हुए हैं। झुनिया के पनाह देने पर पंचों द्वारा होरी पर 100 रुपये नगद 30 मन अनाज दंड लगाना। यानी जब झुनिया को वो रख लेता है होरी, तो उसके ऊपर पंच लोग क्या करते हैं, 100 रुपये नगद और 30 मन अनाज का दंड लगाते हैं। होरी के घर में गोबर का लड़का होना, और होरी के घर में क्या होता है, गोबर का लड़का होना, ये सभी प्रसंग अंक 11 में हुए हैं। अंक 12 में क्या क्या है, तो अंक 12 में गोबर का घर छोड़ लखनऊ भाग जाने का प्रसंग है अंक 12 में। अंक 13 में क्या क्या हुआ है, तो गोबर को लखनऊ में पौधे सींचने का काम मिलना। मिर्ज़ा खुर्शीद के यहाँ कबड्डी खेल का आयोजन होना, और मेहता की ओर से मालती का आकर्षण, इस सभी अंक 13 में हुए हैं। अब अंक 14 में देखते हैं। अंक 14 में यानी अध्याय 14 में होरी की फसल का होरी की फसल डांड होने पर दाने दाने के लिए तरसना। यानी होरी के फसल पर जो पंच लोग जो दंड लगाते हैं, 100 रुपये नगद तो लेते ही हैं, साथ ही साथ उसका अनाज भी ले लेते हैं, जिसके कारण उसको दाने दाने के लिए बेचारा होरी तरस जाता है। यानी घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं रहता है, और उसी समय पुनिया द्वारा होरी का कुछ अनाज देना, यानी पुनिया फिर क्या करती है, होरी को अनाज देती है। भोला द्वारा होरी के दोनों बेल खोलकर ले जाने से होरी का हाथ भी कट जाता है। ये सारे प्रसंग किस में हुए, तो अंक 14 में क्या क्या, तो होरी का जो डांड लगता है, डांड लगने के बाद उसके पास कुछ भी नहीं रहता है, वो दाने दाने के लिए तरस जाता है, तब पुनिया उसका मददगार बनती। पुनिया कौन है, तो कह सकते हैं कि होरी का जो भाई हीरा है उसकी पत्नी है। अब भोला भी क्या करता है, उसी समय बेचारे के पास तो दुख आता ही है, होरी दुख से तो घिरा ही रहता है, साथ ही साथ उस समय जो भोला उधार जो गाय देता है, उसके बदले में क्या करता है, होरी के दोनों बेल खोलकर क्या करता है, ले जाता है, जिससे होरी का हाथ भी कट जाता है। अब वह खेती कैसे करेगा, इसकी चिंता बढ़ जाती है। आगे देखिए अंक 15 में क्या क्या हुआ है। डॉक्टर मेहता द्वारा वीमेंस लीग में भाषण देना। याद देखिए अंक डॉक्टर मेहता किस अध्याय या किस अंक में भाषण दे रहे थे, तो अंक 15। मालती की बहन सरोज का भी परिचय इसमें बताया गया, अंक 15 में ही आया है। और ओंकार नाथ को मेहता का भाषण अच्छा न लगना, ये सभी प्रसंग किस में आए हैं, तो अंक 15 में। अंक 15 में मुख्य प्रसंग याद रखिएगा, डॉक्टर मेहता द्वारा, यानी जो फिलासफर थे, दर्शन शास्त्र के अध्यापक, जिसकी उपासक कह सकते हैं कि उल्टा मालती थी, मालती जिस पर फिदा थी, वे वीमेंस लीग में क्या करती है, वे क्या करते हैं, वीमेंस लीग में भाषण देते। ये प्रसंग अंक 15 में ही आया है। अंक 16 में क्या हुआ है, तो राय साहब को पंचों द्वारा होरी से 80 रुपये दंड वसूलने की जानकारी होना। यानी राय साहब को अपने कारकुन से पता चलता है कि पंचों ने होरी से कितने रुपये दंड वसूले हैं, तो 80 रुपये दंड वसूले हैं। जब ये पता चलता है, तो वो जब सूचना कारकुन के द्वारा सूचना जब भेजते हैं वे गांव के महाजनों के पास, तो वे लोग क्या करते हैं, पटेश्वरी और नोखेराम द्वारा राय साहब के खिलाफ क्या करते हैं, बिजली के जो यशस्वी संपादक हैं ओंकार नाथ को गुमनाम पत्र भेजते हैं। ऐसा पत्र कि राय साहब गांव को लूटते हैं, ऐसा पत्र भेजते हैं, ताकि राय साहब जो उनके दंड के पैसे जो वापस मांग रहे हैं
वो फिर दोबारा ना मांगे। अब देखिए अब होता क्या है, राय साहब द्वारा ओंकार नाथ को उसी के बारे में जब ओंकार नाथ के पास गुमनाम पत्र जाता है तो उस पत्र को लेकर वो कहाँ राय साहब के बाद उसकी चर्चा करते हैं। तो राय साहब बचने के लिए, उस पत्र से बचने के लिए क्या करते हैं, वे 1500 रुपये देने का वादा करके गुमनाम पत्र से अपना गला छुड़ाना, अन्य अपना गला छुड़ा लेते हैं। अंक 17 में क्या क्या हुए हैं, होरी के अपने ही खेत में दाता दिन के साथ साझेदारी खेती करना। बेचारा अपना खेत है और अपने ही खेत में वो क्या कर रहा है, दाता दिन के साथ साझेदारी खेती कर रहा है। सिर्फ अनाज सिर्फ उसको मिला, बाकी सब कुछ उसी का है, फिर भी बेचारे को अपने ही खेत में क्या करना पड़ रहा है, साझेदारी खेती करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि इसको दोनों बैल कौन खोल के ले गया था, भोला ले गया था। भोला कौन है, तो जो होरी को गाय दिया था 80 रुपये में उधार, जिसकी पत्नी कौन है, झुनिया, और झुनिया कौन है, तो भोला की ही जिसकी पुत्री कौन है, झुनिया, यानी भोला की पुत्री कौन है, झुनिया, जिसका वह होरी का पुत्र जो गोबर है उससे होता तो नहीं है, वो लेकर भाग जाता है। तो एक प्रकार से विवाह ही हो जाता है। यहाँ देखिए राय साहब द्वारा पंचों से होरी के लिए गाय के रुपये वसूल करना। जब राय साहब, क्योंकि वो ओमकार नाथ को तो मना लेते हैं, अब वो क्या करते हैं, मनाने के बाद राय साहब क्या करते हैं, पंचों से होरी के लिए रुपये को क्या करते हैं, वसूल करते हैं, और बहुत ही क्रूरता से वसूल करते हैं राय साहब। आगे देखिए, होरी को ऊख में हुए 120 रुपये को झिंगुरी सिंह क्या करते और नोखेराम क्या करते, उड़ा लेते हैं। यानी होरी जब ऊख को बेचता है तो 120 रुपये होता है, उसे भी झिंगुरी सिंह और नोखेराम क्या करते हैं, उसे डरा धमका कर उड़ा लेते हैं, अर्थात वही सब क्या करते हैं, लूट लेते हैं। जब होरी घर वापस आता है तो कुछ भी नहीं लेकर आता है। अंक 18 में क्या हुआ है, मिस्टर खन्ना और उसकी पत्नी गोविंदी का प्रसंग है। गोविंदी का मिस्टर मेहता से मालती के लिए याचना करना कि आप उसे खन्ना से दूर ले जाएं। यानी गोविंदी मिस्टर मेहता से आग्रह करती, याचना करती है आप किसी तरह मालती को मिस्टर खन्ना से दूर ले जाएं, क्योंकि पति पत्नी में यानी मिस्टर खन्ना और मिसेस खन्ना में ज़्यादा बनता नहीं था। अंक 19 में क्या हुआ है, गोदान उपन्यास का सबसे छोटा अंक किसको माना गया है। प्रश्न आ सकता है कि गोदान उपन्यास का सबसे छोटा अंक यानी सबसे छोटा अध्याय कौन सा है, तो अंक 19 यानी अध्याय 19। गोबर का लखनऊ से अपना घर आना यानी ये प्रसंग अंक 19 में हुआ है। अंक 20 में क्या क्या हुआ है, होरी का अपने ही खेत में दाता दिन के साथ साझेदारी खेती में काम करते करते बेहोश हो जाना। यानी जब होरी अपने खेत में खेती कर रहा होता है तो उस समय क्या होता है, बेहोश हो जाता है। गोबर का 1 साल बाद घर आना, गोबर का भोला के यहाँ से अपने बेल खोलकर ले आना, ये सारे प्रसंग किस में हुए हैं, तो अंक 20 में हुए हैं। क्या क्या, तो होरी अपने ही खेत में साझेदारी खेती करते करते एक बार बेहोश हो जाता है, गोबर 1 साल बाद अपने घर आता है, और घर आने के बाद पुनः वो क्या करता है, अपने बेलों को छुड़ाने के लिए भोला के पास चला जाता है। भोला कौन है, तो गोबर का ससुर है, और वहाँ से वह बेल को लेकर भी वापस आता है। अंक 21 में क्या हुआ है, तो अंक 21 में गोबर द्वारा गांव में होली मनाना, गांव के महाजनों का नकल होना, यानी होली होता है, उसमें गांव के जितने भी महाजन लोग थे उनका नकल भी होता है। नकल करने वाला कौन है, तो गिरधर जो नकल करता है। गोबर माता पिता से रूठ कर क्या करता है, धनिया को साथ लेकर लखनऊ चला जाता है। ये सभी अंक 21 में ही हुए हैं। अंक 22 में क्या क्या हुए हैं, तो अंक 22 में राय साहब के सामने 3 समस्याएं एक साथ आती हैं। क्या क्या, कन्या का विवाह, इलेक्शन और दीवानी मुकदमा। ये 3 याद रखिएगा, राय साहब के सामने कितनी समस्याएं एक साथ आती हैं, 3। अंक 22 में कन्या का विवाह भी करना है, इलेक्शन में भी खड़ा होना है, जीतना है, और दीवानी मुकदमा भी है, उसे भी क्या करना है, जीतना है। ये 3 समस्याएं एक साथ आती हैं। इसी अंक 22 में और क्या क्या हुआ है, राय साहब व्यायामशाला के लिए 5000 रुपये चंदा देते हैं, और खन्ना कितने देते हैं, तो 1000 रुपये चंदा देते हैं। अंक 23 में क्या क्या हुआ है, सोना का विवाह सोनारी गांव के गोरी महतो का पुत्र मथुरा से तय होना। अंक 23 में चमारों द्वारा माता दिन के मुंह में हड्डी डालकर उसका धर्म बिगाड़ना। ये अंक 23 में ही हुआ, याद रखिएगा। अंक 23 में जो चमार लोग आते हैं और माता दिन को पकड़कर, जिसे मतई भी कहा गया है,
इसके मुंह में क्या करते हैं, मुंह में हड्डी डालकर उसका धर्म बिगाड़ देते हैं, क्योंकि माता दिन क्या था, ब्राह्मण था। और हड्डी डालने का कारण क्या है, तो माता दिन और सिलिया का जो प्रसंग है, पर से कह सकते हैं माता दिन जो सिलिया को अपने पास अपना रखियल बना कर रखता है, यही कारण उसके पिताजी और भी जितने भी चमार लोग आते हैं उसको क्या करते हैं, उसके मुंह में हड्डी डाल देते हैं। और माता दिन और सिलिया का प्रसंग भी इसी में आया है। जब माता दिन सिलिया पर गुस्सा करता है, उसे छोड़ देता है, तो बेचारी सिलिया क्या होती है, तो सिलिया के लिए कर सकते हैं कि धनिया क्या बनती है, आश्रय बनती है, यानी धनिया द्वारा सिलिया को आश्रय मिलना, ये अंक 23 में ही हुआ है। अब अंक 24 में क्या क्या हुआ है, देखिए पूरा क्लास इसको पढ़ने के बाद निश्चित है कि आप जब गोदान उपन्यास पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा आनंद मिलेगा, यानी ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि आपके पास ही पूरा उपन्यास का जो सारांश है और महत्वपूर्ण जो बिंदु है, महत्वपूर्ण तथ्य है, वे आपके दिमाग में रहेंगे, तो पढ़ने में ज़्यादा आनंद आएगा। अब देखिए अंक 24 में क्या हुआ है, सोना के विवाह के लिए दुलारी सहुआइन से 200 रुपये मिलने की स्वीकृति पर होरी बहुत प्रसन्न होता है, यानी सोना के विवाह के लिए दुलारी सहुआइन 200 रुपये देने की वादा करती है, जिसके बाद क्या करता है, होरी बहुत ही प्रसन्न होता है। मथुरा से गौरी महतो का पत्र मिलना और होरी द्वारा मथुरा की प्रशंसा करना। अब अंक 25 को देखिए, अंक 25 में क्या क्या हुआ है, भोला महतो की अपनी दूसरी सगाई नोहरी से करता है। भोला महतो जो अपनी दूसरी सगाई किससे करता है, नोहरी से करता है, जिससे घर में अलगोझा भी हो जाता है। और नोहरी से जैसे विवाह करता है, उसके पुत्र क्या करते हैं, तो भोला को घर से निकाल देते हैं, और वह किसके पास जाता है, नोखे राम के पास जाता है। तो नोखे राम भोला पर दया करके अपने घर में आश्रय नहीं देता है, वे नोहरी पर, है ना, नोहरी को देखता है, उसको देखकर उसके मन में लालच का भाव आ जाता है, और उसको देखकर वो क्या करता है, भोला को आश्रय देता है अपने घर में। अंक 26 में क्या हुआ है, तो लाला पटेश्वरी और मंगरू शाह मिलकर होरी पर डिग्री कराकर उसका ऊँख नीलाम करा देते। बेचारा सोचो कि एक लगता है कि अगर पूरा उपन्यास अगर पढ़िएगा, मैं तो कहता हूँ कि इस क्लास को पढ़ने के बाद ही आप उपन्यास को पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा आनंद मिलेगा, क्योंकि कुछ कुछ तो समझ में आएगा, क्योंकि उसके बाद आप पढ़िएगा तो आनंद भी मिलेगा, और ऐसा लगेगा कि कभी कभी तो ऐसा सीन आया है, कभी कभी ऐसा भी इसमें कथन आए हैं, ऐसे संवाद आए हैं, लगता है कि जितने महाजन हैं उनको क्या करें, अगर सामने रहे तो उसको क्या करें, पीट डालें, ऐसा भी लगता है। तो लाला पटेश्वरी और मंगरू साहब फिर क्या करते, दोनों मिलकर होरी बेचारा जिसका ऊँख फिर से होता है, उगता है, उस ऊँख को क्या करते हैं, वे मिलकर उस पर डिग्री कराते हैं और उसको नीलाम करा देते हैं। आगे देखिए, अब जैसे ही उनका ऊँख नीलाम हो जाता है, तो दुलारी सहुआइन जो 200 रुपये देने का वादा करती है सोना के विवाह के लिए, वो क्या करती है, वो मुकर जाती है, वो देने से मना कर देती है, जिससे होरी का क्या होता है, चिंता बढ़ जाता है। लेकिन उसी वक्त नोहरी जो भोला की पत्नी है, दूसरी पत्नी, वो होरी को 200 रुपये देकर उसका मददगार क्या होती है, मददगार बनती है। तो कह सकते हैं कि अंक 26 बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब अंक 27 देखिए जितने महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिससे आपको पूरा उपन्यास समझ में आ जाए, ये पूरे तथ्य को पढ़ने के बाद। अंक 27 में क्या क्या हुआ है, तो गोबर का शक्कर मिल में काम करना, शक्कर मिल में हड़ताल होने पर मिर्ज़ा खुर्शीद को बचाने के चक्कर में बुरी तरह से घायल होना, गोबर का दूसरा लड़का होना, ये सभी किस में चर्चा हुआ है, तो ये सभी प्रसंग जो आए हैं वे अंक 27 में आए हैं। और गोबर का दूसरा लड़का होना, और कौन मददगार होती है, चूहिया। कौन, तो चूहिया, यानी चूहिया की ही मदद से गोबर का दूसरा लड़का होता है। अंक 28 में क्या क्या हुए हैं, तो खन्ना के मिल में आग लगना, खन्ना का अपनी पत्नी गोविंदी के प्रति व्यवहार में परिवर्तन होना। पहले अपनी पत्नी के प्रति उसका व्यवहार अच्छा नहीं था, हमेशा दोनों में झगड़ा होते रहता था, परंतु खन्ना के मिल में जैसे ही आग लगता है, उसके बाद वो क्या करता है, अपनी पत्नी के साथ जो व्यवहार था पहले, उस व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। अंक 29 में क्या हुआ है, तो सिलिया मथुरा सोना का प्रसंग अंक 29 में हुआ है। अंक 30 में क्या क्या हुआ है, तो अंक 30 में मेहता और मालती का बेलारी गांव जाना, मेहतर मालती शहरी पात्र है ना, तो मेहता और मालती का बेलारी गांव जाना और वहां होरी के घर पर ठहरना, मालती द्वारा ग्रामीण महिलाओं को संतान रक्षा के प्रति बातें करना और सलाह देना। अंक 31 में क्या क्या हुआ है, तो अंक 31 में
राय साहब के तीनों इच्छाओं की पूर्ति होना। तीन इच्छाएं क्या कि तीन समस्याएं उनके पास आए थे ना, क्या क्या? तो एक तो इलेक्शन में भी खड़ा होना था, पुत्री का विवाह की चिंता, और साथ ही साथ दीवानी मुकदमा। तो सोचो कि राय साहब का जो तीनों इच्छाएं थी, वो तीनों समस्याएं एक साथ क्या होती है, पूर्ण हो जाती है। अंक 31 में एक और महत्वपूर्ण तथ्य है, राय साहब के पुत्र रुद्रपाल की उदंडता, एक पुत्री मीनाक्षी की कथा। यानी राय साहब के पुत्र रुद्रपाल की उदंडता और उनकी पुत्री जो है मीनाक्षी की कथा है। थोड़ा सा यहाँ सही है, यानी इसमें दोनों को अलग अलग पढ़ना। राय साहब के पुत्र रुद्रपाल की उदंडता है, यानी रुद्रपाल राय साहब चाहते हैं कि उसका जो विवाह हो वो राजा साहब की पुत्री के साथ हो, परंतु रुद्रपाल किससे विवाह करता है, तो सरोज से विवाह करता है, और उसकी पुत्री मीनाक्षी की भी कथा इसी में आया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है अंक 31। अब अंक 32 को देखते हैं। इसमें क्या होता है, मिर्ज़ा खुर्शीद द्वारा नगर की वेश्याओं के लिए नाटक मंडली बनाना। अब मेहता और खुर्शीद में जो प्रसंग आया है, ये अंक 32 में आया है। अंक 33 में देखते हैं, मालती द्वारा मेहता को अपने घर में आश्रय देना। मालती का लिव इन रिलेशनशिप पर विश्वास रखना, यानी वो कहती है कि पति पत्नी बनकर रहने से अच्छा है मित्र बनकर रहना। यानी कहती है कि पति पत्नी बनने से ज़्यादा सुखकर क्या है, मित्र बनकर रहना, यानी लिव, जिसे आजकल लोग क्या कहते हैं, लिव इन रिलेशनशिप। मालती द्वारा गोबर के पुत्र का देखभाल करना, ये सभी प्रसंग अंक 33 में आए हैं। अंक 34 में माता दीन का पुनः सिलिया से मिलन होता है। माता दीन अपने पुत्र रामू के प्रति प्रीत जो भाव होता है, उस वात्सल्य भाव को उसके हृदय में जगता है। माता दीन के हृदय में अपने पुत्र के प्रति एक पिताजी का जो भाव होता है, वह भाव भी जगता है, क्योंकि वो सिलिया जो थी वो माता दीन की रखेल थी। माता दीन उसे रखे हुए रहता है, और माता दीन से ही सिलिया को एक पुत्र होता है। अंक 35 में क्या हुआ है, तो होरी पर नोखेराम की बेदखली का दावा होना। होरी पर क्या होता है, तो नोखेराम की बेदखली का दावा होता है। राम सेवक महतो से रूपा का विवाह प्रसंग भी इसी में आया है, और गोबर का लखनऊ से लौटना, यानी अपनी बहन के विवाह के लिए गोबर क्या करता, वापस लखनऊ से लौटता है। ये तीनों प्रसंग किस में आए हैं, तो अंक 35 में। क्या क्या, तो होरी पर जो लगान लगता है, नोखेराम क्या करता है, उस पर बेदखली का दावा कर देता है। एक बार कह सकते झूठ मूठ ही। पहले के ज़माने में लोग, जो गरीब लोग हुआ करते थे, उन्हें सताने के लिए कुछ भी नहीं, बस झूठ मूठ वो क्या करते थे, वे बेदखली का दावा कर देते थे। इसलिए आपको बोले ना, ये उपन्यास जब आप पढ़िएगा तो कभी कभी ऐसा लगेगा, जितने भी महाजन हैं, ऐसा लगेगा कि सामने रहे तो उसे क्या करे, पूरा पीट डाले, चटनी बना देंगे, ऐसा लगेगा अगर आप इस उपन्यास को पढ़िएगा। मैं तो यही कहूँगा कि इस वीडियो क्लास को एक बार ज़रूर पढ़ लेना, और पूरा वीडियो क्लास पढ़ने के बाद आप गोदान उपन्यास का जो मूल किताब है, उस किताब को ज़रूर पढ़ना। किताब को पढ़िएगा, देखिए कितना आपको आनंद मिलेगा। आज तक आप ऐसा उपन्यास नहीं पढ़े होंगे। अब अंक 36 में क्या क्या हुआ है, कह सकते हैं कि गोदान उपन्यास का अंतिम अध्याय है। तो हीरा का लौट कर घर आना, होरी के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगना, गोबर का पुनः लखनऊ जाना। ठीक है, हीरा लौट जाता है, जो होरी के गाय को क्या करता है, तो होरी के गाय को जो जहर देकर भागता है, वो अंतिम अंक में आता है, और होरी के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगता है। और गोबर क्या करता है, अपनी बहन का विवाह के बाद पुनः लखनऊ चला जाता है। होरी का अचानक मृत्यु हो जाना, और धनिया क्या करती है, 20 आने पैसे से होरी का क्या करती है, तो गोदान करती है। और ये कह सकते हैं, इसीलिए इस उपन्यास का भी नाम है गोदान, और प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट भी, कथा सम्राट भी कहा जाता है। अब प्रेमचंद के सभी उपन्यासों को देख लेते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा है, परंतु एक ही वीडियो में सब कुछ है, यानी प्रेमचंद से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो पहला उपन्यास उनका सेवा सदन, रचना काल 1918। इसकी मूल समस्या क्या है, तो यह जो है स्त्री समस्या पर केंद्रित उपन्यास है। यह वेश्यावृत्ति की समस्या पर भी केंद्रित उपन्यास है। यहाँ प्रश्न कई बार आ चुका है कि प्रेमचंद का वह कौन सा उपन्यास है जो वेश्यावृत्ति की समस्या पर केंद्रित है। तो याद रखिएगा, सेवा सदन। इसमें सांप्रदायिक विद्वेष
का भी समस्या है। अब देखिए इस उपन्यास को उर्दू में क्या नाम से है, तो याद रखिए इसका उर्दू नाम जो है, सेवा सदन का उर्दू नाम है बाजार ये हुस्न। बाजार ये हुस्न इसका उर्दू नाम है, क्योंकि यह उपन्यास पहले उर्दू भाषा में बाजार ये हुस्न नाम से प्रकाशित पहले हो चुकी थी। इसके प्रमुख पात्र कौन कौन है सेवा सदन के, तो प्रमुख पात्र हैं सुमन, कृष्णचंद, गंगाजली। इनका दूसरा उपन्यास है वरदान, रचनाकाल 1921। मूल समस्या क्या है, यह प्रेमी जीवन से जुड़ी समस्या पर केंद्रित उपन्यास है। इसमें दो प्रेमियों की दुखांत कथा है। प्रमुख पात्र कौन कौन है, तो सुदामा, वीरजन, कमलाचरण, माधवी और प्रताप। अगला उपन्यास है प्रेमाश्रम 1921। मूल समस्या क्या है, मूल समस्या को याद रख लेना, क्योंकि मूल समस्या से कई बार परीक्षा में प्रश्न आते हैं। तो भारतीय ग्रामीण जीवन का संघर्ष का चित्रण इसमें है। प्रश्न आ सकता है, यह किसान जीवन पर लिखा गया इनका पहला उपन्यास है। परीक्षा में कई बार आता है कि प्रेमचंद का वह कौन सा उपन्यास है, प्रेमचंद का वो पहला उपन्यास कौन सा है जो किसान जीवन पर केंद्रित है, तो प्रेमाश्रम। यानी पहला उपन्यास कौन है, तो प्रेमाश्रम है जो किसान जीवन पर केंद्रित है। प्रमुख पात्र इसमें कौन कौन है, तो प्रमुख पात्र हैं मनोहर, बलराज, प्रेम शंकर, ज्ञान शंकर, गायत्री, गौस खा और कादिर। यह उर्दू में किस नाम से पहले प्रकाशित हो चुकी थी, तो गोसा-ए आफियत। कौन सा, तो प्रेमाश्रम पहले गोसा-ए आफियत नाम से भी प्रकाशित हो चुकी थी। किस भाषा में, उर्दू में। अगला उपन्यास है रंगभूमि, रचनाकाल 1925 ईस्वी। इसकी मूल समस्या क्या है, तो इस उपन्यास में अन्याय के विरुद्ध संघर्ष का चित्रण है। इसके प्रमुख पात्र कौन है, तो अंधा सूरदास, भैरो, जगधर, सुभागी इत्यादि। और रंगभूमि उपन्यास का नायक कौन है, तो रंगभूमि उपन्यास का नायक सूरदास है जो अंधा है। अगला उपन्यास है निर्मला। इसकी मूल समस्या क्या है, ये याद रखिएगा, यहाँ से कई बार प्रश्न आ चुका है। तो दहेज प्रथा और अनमेल विवाह की इसकी मूल समस्या है। परीक्षा में प्रश्न आ चुके हैं कि प्रेमचंद का वह कौन सा उपन्यास है। इसी प्रेमचंद ही नहीं, डायरेक्ट प्रश्न आता है कि वह कौन सा उपन्यास है जिसमें दहेज प्रथा और अनमेल विवाह की समस्या बताई गई है, तो निर्मला। कौन सा, निर्मला, रचनाकाल 1927। इसके प्रमुख पात्र निर्मला, तोताराम, मनसाराम, जियाराम। इनका अगला उपन्यास है कायाकल्प, रचनाकाल 1926। कायाकल्प का मूल समस्या दाम्पत्य जीवन पर आधारित उपन्यास है। इसके प्रमुख पात्र कौन हैं, तो यशोदानंदन, महमूद, चक्रधर, ब्रजधर। ये सभी क्या हैं, तो इसके प्रमुख पात्र हैं। अगला उपन्यास इनका है प्रतिज्ञा, रचनाकाल क्या है 1929। मूल समस्या क्या है, तो भारतीय समाज में विधवा की समस्या का चित्रण किया गया है। यह उर्दू में बेवा, याद रखिएगा, उर्दू में बेवा नाम से प्रकाशित हो चुका है। यानी यह पहले प्रतिज्ञा उपन्यास पहले उर्दू में बेवा नाम से प्रकाशित हो चुका है। इसके प्रमुख पात्र कौन कौन है, तो इसके प्रमुख पात्र हैं सुमित्रा, प्रेमा और कमला प्रसाद। इनका अगला उपन्यास है गबन। गबन का रचनाकाल कितना है 1931। और इसकी मूल समस्या क्या है, ये महिलाएं का पति के जीवन पर प्रभाव की समस्या। यानी महिलाओं का, यह महिलाएं, जब महिलाओं पर ना, तो महिलाओं का पति के जीवन पर जो प्रभाव होता है वही इसमें मूल समस्या है। यानी महिलाओं का पति के जीवन पर प्रभाव से समस्या पर केंद्रित कौन सा उपन्यास है, तो गबन है जो प्रेमचंद जी का है। और दाम्पत्य जीवन से भी जुड़ी कहानी इसमें है। इसके प्रमुख पात्र कौन कौन है, तो रामनाथ पति है और जल्पा क्या है, पत्नी है। अगला उपन्यास है कर्मभूमि। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। प्रेमचंद का दो उपन्यास जरूर पढ़ना, कर्मभूमि और गोदान। दोनों उपन्यास बहुत ही अच्छे हैं। ऐसी प्रेमचंद के सभी उपन्यास अच्छे हैं, फिर भी उन सभी उपन्यासों में अगर आपको सेलेक्ट करने को कहे तो उस सभी उपन्यासों में सबसे अच्छा आपको गोदान, फिर कर्मभूमि, फिर निर्मला, इसी तरह कहिएगा तो सब अच्छा ही है। मूल समस्या क्या है कर्मभूमि के, समाज में छुआछूत की समस्या पहले याद रखिएगा, ब्रिटिश सरकार के दमन चक्र की समस्या, ये दो महत्वपूर्ण समस्या कर्मभूमि उपन्यास की। और इसके प्रमुख पात्र कौन है, अमरकांत, समरकांत, डॉक्टर शांति कुमार, सुखदास, सकीना, सलीम और नैना। अमरकांत समरकांत क्या हैं, तो पुत्र और पिता हैं, यानी अमरकांत पुत्र है, समरकांत उनके पिताजी हैं। डॉक्टर शांति कुमार है, सुखदा कौन है, तो अमरकांत की
पत्नी है। सकीना क्या है? सकीना जो है वो सकीना जो है वो अमरकांत की प्रेमिका है, जो बाद में इसकी बहन भी हो जाती है। सलीम कौन है? सलीम जो है जिसका विवाह कह सकते हैं एक प्रकार से अंत में वो सकीना से विवाह करता है। अगला उपन्यास है गोदान। रचना काल क्या है? 1936। इसकी मूल समस्या क्या है? ये भारतीय किसान की शोषण की समस्या पर केंद्रित उपन्यास है। जमींदारी प्रथा द्वारा शोषण की भी समस्या है। यह उर्दू में पहले किस नाम से प्रकाशित हो चुका था? तो मैदान अमल के नाम से गोदान उपन्यास पहले उर्दू में भी प्रकाशित हो चुका था। इसके प्रमुख पात्र आपको बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप पूरा अभी गोदान उपन्यास को ही देख रहे थे। अब यहाँ देखिए, इनका एक और उपन्यास है मंगलसूत्र। इनका अपूर्ण उपन्यास है, जिसको पूर्ण कौन करते हैं? इनके पुत्र अमृत राय। यानी मंगलसूत्र इनका उपन्यास अपूर्ण उपन्यास है, क्योंकि मंगलसूत्र उपन्यास पूर्ण भी नहीं हुआ था और प्रेमचंद जी का मृत्यु हो गया था। इसको पूर्ण कौन किया था? तो इनके पुत्र अमृत राय ने पूरी की। अब यहाँ देखिए, इन्होंने टोटल याद रखिएगा, इनके द्वारा जो प्रमाण है यानी जिसको प्रमाणित माना जाता है, वो 12 उपन्यास को माना गया है। अब यहाँ मानसरोवर देखिए, इनका एक कहानी संग्रह है मानसरोवर। भाग 1 1936 में आया, भाग 2 1936 में आया, भाग 3 1938 में आया, भाग 4 1939 में आया, भाग 5 1946, भाग 6 1946, भाग 7 1947 और भाग 8 1950। ये सभी उपन्यास क्या हैं? ये सभी क्या हैं? ये मानसरोवर जो इनका कहानी संग्रह। मानसरोवर क्या है? तो प्रेमचंद जी का कहानी संग्रह है। और कितने भागों में प्रकाशित है? तो टोटल 8 भागों में प्रकाशित है। भाग 1 से लेकर भाग 8, इसमें इनके सभी कहानियों का संकलन है। और भी इनके बहुत सारे कहानी संग्रह हैं। तो मानसरोवर इनका कहानी संग्रह सबसे बड़ा कहानी संग्रह है और सबसे प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। अब आगे देखते हैं प्रेमचंद की जो प्रमुख कहानी है, 2 बेलों की कथा, सब लोग जानते हैं। बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, ठाकुर का कुआं, पंच परमेश्वर, दूध का दाम, पूस की रात, मुक्ति मार्ग, ईदगाह, शतरंज का खिलाड़ी, ठाकुर का कुआं, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, खुदाई फौजदार, परीक्षा, कफन, इसके अलावे सवा सेर गेहूँ, हार की जीत, सदगति, घास वाली, ईश्वरीय न्याय, ये सभी क्या है? प्रेमचंद के प्रमुख कहानी है। अब यहाँ देखिए, प्रेमचंद के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। यहाँ से भी परीक्षा में प्रश्न आते हैं। तो देखिए कौन कौन से महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, तो देख लीजिए। कलम का सिपाही, ये अमृत राय की रचना है। तो कभी कभी आता है कि प्रेमचंद को कलम का सिपाही किसने कहा? तो अमृत राय ने कहा। कलम का मजदूर, ये किनका रचना है? तो ये मदन गोपाल की रचना है, जो प्रेमचंद के जीवन से जुड़ी हुई है। कलम का मजदूर, तो प्रेमचंद को कलम का मजदूर किसने कहा? मदन गोपाल ने कहा। और प्रेमचंद के फटे जूते, ये किनका है? ये व्यंग्य रचना हरिशंकर परसाई जी का है। इसके अलावे प्रेमचंद घर में, ये उनकी पत्नी थी, उनकी पत्नी का एक और रचना है प्रेमचंद घर में। तो कह सकते हैं प्रेमचंद से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। प्रेमचंद को कलम का सिपाही कौन कहा? अमृत राय। कलम का मजदूर कौन कहा? मदन गोपाल। और प्रेमचंद के फटे जूते किनसे जुड़े हुए हैं? तो ये प्रेमचंद से जुड़ा हुआ है और इसके जो रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई। मुझे उम्मीद है साथियों यह क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और वीडियो को कोशिश करें, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दें और जितना हो सके शेयर कर दें। जो भी मित्र जो आपके हैं जो हिंदी भाषा से जुड़े हुए हैं उनके पास पहुंचा दें, ताकि इसका पूरा लाभ ले सके। क्योंकि एक ही क्लास में आपको पूरा गोदान उपन्यास भी पता चल गया और प्रेमचंद के जितने भी उपन्यास हैं सभी उपन्यासों का मूल समस्या का भी पता चल गया, क्योंकि मूल समस्या से कई बार परीक्षा में प्रश्न आते हैं। और साथ ही साथ गोदान उपन्यास का पात्र परिचय भी आपको पता चल गया। तो एक ही क्लास में इतना कुछ है। इसके अलावा अगर प्रेमचंद का जीवन परिचय पूर्ण रूप से देखना होगा तो आप मेरा प्ले लिस्ट है भारतीय विजन क्लासेस का प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ आपको प्ले लिस्ट में हिंदी साहित्य का इतिहास में जाइए, वहाँ आपको मिलेगा प्रेमचंद का जीवन परिचय और उसको पूरा पढ़ लीजिए। तो प्रेमचंद पूरा आपका क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।